हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है 2023 में, उसके लिए हम लोग आज एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, और यह टेस्ट नंबर 1 है। मैंने इसका कट ऑफ 75 निर्धारित किया है और इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं, जैसे कि बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जब सेशन समाप्त होगा तब किसी भी ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है 2023 में, उसके लिए एडुटेरिया का ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट को पूरा लगाइए, बहुत ही शानदार यह टेस्ट सीरीज है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था यह पल्लव वंश का शासक था। इसने वातापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की भी उपाधि इसी ने धारण किया था और इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मंदिर बनाने की कला का विकास जो है यह सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सभी सेट्स मैंने आपको कवर करवा दिया है। साथ ही साथ देखिए, उसमें जितने भी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री का जो प्रश्न दिया गया है उसको मैंने एक वीडियो में कल कवर करवाया हुआ था। इसी प्रकार से पॉलिटी भी मैं करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी करवा दूंगा, साइंस भी करवा दूंगा और करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा। आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किसने किया था। तो इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की राजधानी जो थी ये विदिशा थी। ये आप जरूर याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण जो है यह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। यह जैन धर्म का अनुयायी था और इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था। ये सभी पॉइंट्स आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा जो है यह किस वेद में कहा गया है। तो यह कहा गया अथर्व वेद में। और अथर्व वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए एडुटेरिया का यह टेस्ट सीरीज है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी जो है यह नियुक्त किया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था।
किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, एक तरफ विभाग है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक जो शासक हैं उनका नाम दिया गया है, और ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दीवाने खैरात की स्थापना जो है किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने अर्ज यह एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने करवाया था। दीवाने खैरात दान विभाग था। दीवाने कोही जो था यह कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। दीवाने मुस्तकरात जो था फ्रेंड्स, यह एक वित्त विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक दिया गया, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो इसने स्वयं को हरमदल से मुक्त कब किया था? और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार दरोगा में पिछले वर्ष जो पीटी एग्जाम हुआ था 2213 पदों का, वहां तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, यहाँ तक कि विविध मिसलेनियस का भी वीडियो मैंने कवर करा दिया है। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बिहार दरोगा 2023 के नाम से, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा सारा प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज। तो स्वयं को हरमदल से अकबर ने मुक्त कब किया था? तो 1562 में। 1562 में ही इसने दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में फ्रेंड्स इसने जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1579 में इसने मजहर की घोषणा किया था। मजहर की घोषणा ये पूछा जाता है कि अकबर ने कब किया था? 1579 में। चलिए किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो फ्रेंड्स यह था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो था इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसी का उत्तराधिकारी हुआ था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलीवर्दी खां। उसके बाद देखिए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन का जो निर्णय है इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, और यह प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से। चलिए किसी भी प्रश्न में मुझसे गलती हो जाती है, हो सकता है गलती हो जाए, मैं भी इंसान हूँ, तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पर देखिए झारखंड दिया गया, इसीलिए राइट आंसर इसका झारखंड होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित 1920 में किया गया था। और देखिए ध्यान दीजिएगा लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये बुक है, यह लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल जो है ये कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलकनंदा और धौली गंगा का जो संगम स्थल है ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और धौली गंगा का, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है ये रुद्रप्रयाग कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता जो है ये काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स यह डुंकन पास जोड़ती है। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को। वहीं अगर हम बात करें पाक स्ट्रेट जो है
यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में। कोको स्टेट जो है यह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो फ्रेंड्स यह हिमालय का भाग है बृहत हिमालय, हिमाद्री का भाग है। ठीक है, इसी हिमाद्री के भाग में एवरेस्ट पर्वत आता है, इसी का भाग है एवरेस्ट पर्वत। कंचनजंगा भी इसी का भाग है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों को जो है सीमा लगती है? फ्रेंड्स मैं आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही होती है। जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग नए आए हुए हैं आपका स्वागत है, आप भी जुड़िए और अच्छे तरीके से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी जितने भी बिहार में एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करिए। देखिए म्यांमार के साथ जो है भारत के कितने राज्य? तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है और मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान जो है यह स्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? इसमें से रूस में जो स्थित झील नहीं है वह पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो है ओनेगा, लाडोगा और बैकाल ये रूस में है। विनिपेग जो है यह रूस में नहीं है। विनिपेग कहाँ पर है? तो विनिपेग जो है फ्रेंड्स यह कनाडा में है। चलो उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो इसमें से जो है फ्रेंड्स पलाऊ जो है यह लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। बाकी देखिए अंडोरा, माल्डोवा, मलावी ये सभी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंबा सिंचाई परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स पंबा सिंचाई परियोजना जो है यह केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद देखिए बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? यहाँ क्षेत्र पूछा गया है। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना का उत्पादन होता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर इन सब एरिया में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना का उत्पादन होता है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है, किस टैक्स से है? तो यह संबंधित जो है अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा रेखी समिति। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? देखिए यहाँ शुरू पूछा गया, स्टार्ट नहीं किया गया था। तो स्टार्ट जो है 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था, सागरमाला परियोजना किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है यह 2015 में इसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन यह शुरू हुआ था, शुरू पूछा गया दरअसल तो 2017 से लेकर के 2022 तक जो है इसको क्रियान्वित किया गया है। तो ये 2015 नहीं 2017 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई इस्पात कारखाना जो है यह दूसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र में आता है? तो शिक्षा जो होता है यह तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर आप लोग बता के जाइएगा। देखिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो कर एवं शुल्क जो है यह 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपने पढ़ा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हमारा जो संविधान है इसमें लोकतंत्र के आदर्श जो है ये प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन जो है यह करना है समानता का अधिकार में। समानता का अधिकार राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संरक्षण के तहत किस संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा
पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो यह संविधान संशोधन जो है यह आपका 44वां संविधान संशोधन है जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में हुआ था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। चलिए, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो फ्रेंड्स यह जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति जो है यह प्रदान कर दी गई थी 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, और यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से, 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार। ठीक है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर बिहार में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है यह पंचायत सचिव करता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? यहाँ पर सही कौन सा है? और यहाँ पर देखिए कूट का में से चुन करके राइट आंसर चुनना है। देखिए संसद, यहाँ कथन दिया गया है और यहाँ पर भी कथन बी दिया गया, कथन ए और कथन बी। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है, मुख्य चुनाव की सिफारिश पर निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ए और बी जो है दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आप इस आंसर पर सही टिक लगा देंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों है? तो हानिकारक और लाभदायक दोनों जो गैस है पृथ्वी पर यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित किससे है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह जैव सुरक्षा समझौता से, और कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था सन 2000 में। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 11 सितंबर 2003 से। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, अपनाया गया था 2000 में और लागू किया गया था 11 सितंबर 2003 से कार्टाजेना प्रोटोकॉल को, और यह संबंधित है जैव सुरक्षा से। भारत में जो मैनग्रोव वनस्पति हैं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं सुंदरवन में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1972 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स विसर्जन, उसके बाद देखिए द कोर्ट डांसर गार्डनर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेचर की ओर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, इसको लिखा है मोरारजी देसाई जी ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया था? महात्मा गांधी को टोटल 5 बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और इनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। और पहली बार यहाँ पूछा गया तो 1937 में किया गया था। देखिए 1937 में किया गया, फिर 1938 में किया गया, फिर 1939 में किया गया था, 3 साल लगातार। उसके बाद 1947 में किया गया और 1948 में भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है?
सबसे पहले बात करें, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स यह वियना में है। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था यह लूना 9 था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है। रत्नागिरी मठ जो है फ्रेंड्स यह प्राचीन काल में एक महाविहार मठ था और यह ओडिशा राज्य में है। उसके बाद देखिएगा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित पूछा गया है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल यानी कि वीक अम्ल है, वीक एसिड है। तो इसमें से अगर बात करें तो CH3COOH यानी कि एसेटिक एसिड जो है यह एक वीक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल का सबसे प्राथमिक घटक कौन सा है तो मैग्नीशियम है। इसमें से आपका कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी सारे कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये सभी जो है क्लोरोफिल के घटक हैं। कार्नेलाइट जो है यह किस धातु का अयस्क है। कार्नेटाइट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और यहाँ से कौन सा कथन सही है चुन करके बताना है। तो देखिए क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, सही है। गोल्ड तथा प्लैटिनम यह एक उत्कृष्ट धातु है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो इतना करिए कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपका मुझे मोटिवेट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। तो यह अनुपात जो है यह कहलाता है विलयन की सांद्रता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको कास्ट एल्कोहल कहा जाता है। कास्ट एल्कोहल मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। और एक होता है अन्न अल्कोहल, अन्न अल्कोहल कहा जाता है आपका एथिल अल्कोहल को। मेथिल हो जाएगा लकड़ी के अल्कोहल यानी कि कास्ट अल्कोहल, और अन्न अल्कोहल कहा जाता है एथिल अल्कोहल को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स यह होता है परासरण के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिड यानी कि लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। फूलों को और बीजों को विभिन्न रंग जो है यह प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है तो क्रोमोप्लास्ट करता है। निम्न में से कौन सा एक फ्लोएम का भाग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो फ्लोएम का भाग नहीं है वो पूछा गया। तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम का भाग है, सहकोशिकाएं भी फ्लोएम का ही भाग है, बाष्प तंतु भी फ्लोएम का भाग है। वाहिकाएं जो है ये नहीं है, वाहिकाएं जो है यह जाइलम का भाग है। यह किसका भाग है, यह जाइलम का भाग है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का। चलो उसके बाद देखिए जल संवहन नाल तंत्र यानी कि वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो ये लक्षण है किसके, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, तो ये कौन करता है तो फ्रेंड्स यह थ्रोम्बोसाइट करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। संक्रामक रोग का उदाहरण इसमें से जो है मलेरिया है। मलेरिया किससे होता है तो यह प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स मेहसाना और सुरती जो है यह गुजरात में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। यहाँ पर जितने भी हार्मोन आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी पादप हार्मोन है, यानी कि पौधे के हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन देखिए कोशिका विभाजन में सहायक होता है। फ्लोरोजिन्स जो है यह फूलों के खिलाने में सहायक होता है। और एक एथिलीन होता है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, यह फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, ऑक्सिन राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए जी जो होता है इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होता है। और इक्वेटर पर यानी कि इक्वेटर पर बात करें विषुवत रेखा पर तो फ्रेंड्स यह सबसे कम होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है।
फोटोन कण की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? फोटोन कण की खोज जो है ये आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो देखिए आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है बोरोन का। ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि इसमें से आपका हो जाएगा कौन कौन सा? तो बल, द्रव्यमान सदिश राशि है। ये सदिश राशि नहीं पूछा गया तो कार्य हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर उत्सव जो है इसका आयोजन किया गया मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, किसे चुना गया है? व्यास सम्मान के लिए चुना गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, इनका उपन्यास पागल खाना के लिए। सरस्वती सम्मान अगर पूछेगा तो याद रखेंगे शिव शंकरी को, ये तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इन्हीं को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक इसमें 126वां है। फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। डेनमार्क, आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, यानी कि सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? पहला अभ्यास है साइक्लोन 1 भारत और किसकी सेना के बीच में? तो मिस्र की सेना के बीच में। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इंदौर में किया गया था इसका आयोजन। अगला प्रश्न कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह स्पेन में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा था, बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा था और सबसे आखिरी नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। भाई जब उत्तर प्रदेश आखिरी है तो बिहार अंतिम नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा। बिहार का स्थान जो है 16वां है, ठीक है। 18 राज्यों की सूची में बिहार का स्थान 16वां है, सबसे आखिरी में 18वें पर उत्तर प्रदेश है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, यानी कि 17वां स्थान है। छोटे राज्य में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। यहाँ असत्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बिहार का स्थान 16वां है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसको मनाया जा रहा है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की जो रिपोर्ट थी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में, उसमें भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका स्थान कौन सा है? तो देखिए इसमें भारत की टोटल 6 महिलाओं को शामिल किया गया था और निर्मला सीतारमण जी का स्थान इसमें 36वां है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो बुक है, इसको लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति की पुस्तक है यह, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। उसके बाद देखिए फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है? यहाँ पर देखिए गलत कथन, अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता, यही गलत है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार खिताब जीता है, ठीक है, तीसरी बार है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया था? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो ये किया था न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने, जस्टिस के.एम. जोसेफ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यह राज्य जो है यह तमिलनाडु बन गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इससे पहले जसिंडा अर्डर्न थी, लेकिन अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह पुरस्कार जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ यहाँ त्योहार उत्सव दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। इसमें से सही पूछा गया है, तो सही जो है तुरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश। बाकी देखिएगा त्रिशूरपुरम उत्सव ये तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, यह केरला में मनाया जाता है। खर्ची उत्सव जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। परशुराम कुंड महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य जो है ये रखा है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स यह देवाशीष पंडा है। उसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस का थीम पूछा गया 2023 का। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जापान में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा G20 का 2023 में आयोजन कहाँ होगा? आप ज़रा कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। चलो उसके बाद देखिएगा किस वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है ये लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर है, आपको पता है। मॉरिशस UAE, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 96 से लेकर के 100 तक में मैथ रीजनिंग के प्रश्न, मैं फटाफट इनका आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका यहाँ पर देखेंगे 96 का तो 180 हो जाएगा। एक बार आप लोग खुद से इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। 97 का जो है ये 10 हो जाएगा। 98 का हाफ A² + B² + AB हो जाएगा। 99 का देखिए 99 का जो है फ्रेंड्स ये आपका 238 हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 6 और 8 हो जाएगा।